So we have designed a two-dimensional array. टू डायमेंशनल एरे में हमने क्या किया कि एक सिंपली 5 by 4 का एरे लिया। दैट मीन्स 5 उसके अंदर रोज होंगी और 4 उसके अंदर कॉलम होंगे। और उसमें मैंने एक इनर रोज को ट्रैक करने के लिए फॉर लूप लगाई है, एक इंटरनल कॉलम्स को ट्रैक करने के लिए फॉर लूप लगाई है जे के साथ, और फिर के थ्रू मैंने उसमें वैल्यू स्टोर की हैं। लास्टली मैंने उन सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए दोबारा IJK की लूप यूज़ की है। और मैंने जब कोड को आपके सामने रन किया तो उसने मुझे सारे इंडेक्सेस दिए हैं, बिकॉज देयर इज़ अ प्रॉब्लम। उसने मुझे सारे एड्रेसेस दिए हैं बजाय एक्चुअल वैल्यूज़ के। तो इसको देखते हैं कि इसके अंदर इशू क्या है। इशू ये है कि मैंने सिर्फ प्रिंट करने के लिए लिखना था, मैंने सिर्फ आई लिखा है। इसके बाद देखते हैं क्या मसला है, वो हुआ तो उसको रिजॉल्व कर लेंगे। ओके, अभी कोई मसला नहीं आया, तो दैट मीन्स कि वी आर सेफ टू गो। एरे इंट 0, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ से उसने प्रिंट करना शुरू किया है। हम इंडेक्सेस भी साथ अगर प्रिंट कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा कि एरे इंट की जो अंदर फर्स्ट वैल्यू स्टोर्ड है वो 0 है, देन 1, देन ऑल द वे अप टू 19। और 19 ही होनी चाहिए थी क्योंकि 5 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। दैट मीन्स के 5 इंटू 4 20, तो 20 टोटल एलिमेंट्स होने चाहिए। 0 से इंडेक्सिंग जब स्टार्ट होगी तो ऑटोमेटिकली 19 तक जाएगी। और इसके अलावा मैं स्टोर क्या कर रही हूँ, हर एक वैल्यू में के इनिशियली 0 था, बट हर एक स्टेप के बाद मैंने उसको इंक्रीमेंट किया। दैट मीन्स मैं 0 से लेकर 19 तक की वैल्यू स्टोर करवाना चाह रही हूँ, और वो मैंने उसके अंदर स्टोर कर लिया। सपोज मैं इसको इनिशियली 1 से स्टार्ट करती हूँ तो ऑटोमेटिकली जो वैल्यूज़ अभी प्रिंट होंगी वो 1 से 20 प्रिंट होंगी। यू सी 1 से लेके 20 तक सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो गई हैं। सो दिस इज़ काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग कि आप कैसे नेस्टेड लूप्स के थ्रू आप कैसे मल्टी डायमेंशनल एरे को डील करते हो। नाउ लेट्स जंप टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। वी हैव अब ये आइट्रेशन देखिए, यहाँ पर ये इंडेक्सेस बता रहे हैं 0 0, फिर उसके बाद ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट 0 फर्स्ट रो, और नेक्स्ट कॉलम देखिए दैट इज सेकंड कॉलम 1 1, फिर ये 2 रो है और 0 कॉलम है, ये वाला 0 कॉलम, ये 1 कॉलम, ये 2 कॉलम, ये 3 कॉलम, ठीक है। इसी तरह से दिस वन इज फर्स्ट रो, दिस वन इज सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सिर्फ ये है कि 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है दोनों की। तो ये है सारी रोज और ये हो गए सारे लंबे लंबे कॉलम्स। अब ये जो कॉलम्स हैं, इन कॉलम्स के अंदर भी आप जैसे जैसे अगले कॉलम में जाओगे एक वैल्यू ऐड, उससे अगले कॉलम में जाओगे एक वैल्यू ऐड, उससे अगले, तो दे आर वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो जैसे आप मैट्रिसेस को डील करते हो वैसे ही आपने इनको भी डील करना है। इसको हमने देख लिया। उसके बाद है जी अगला, दैट इज अल्टरनेटिव एरे डिक्लेरेशन सिंटैक्स। एरे को आप किसी और तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हो। अभी हमने ब्रैकेट्स यहाँ 2 लगाई हैं, और यही 2 ब्रैकेट्स आप 4 के साथ भी लगा सकते हो, इट्स इक्वली फाइन। और अगर आपने इंट के अंदर भी ब्रैकेट्स यहाँ पहले लगानी है तो भी आप लगा सकते हैं, यानी इज़ नॉट अ बिग डील। आप एरे को 2-3 डिफरेंट टाइप्स के साथ डिक्लेयर कर सकते हैं। सो अभी लास्ट में कुछ थोड़ा बहुत स्ट्रिंग के बारे में है, लेकिन दैट इज़ नॉट अगेन वेरी इम्पॉर्टेंट। स्ट्रिंग आपको पता है एक बहुत बड़ी वैल्यू को स्टोर करने के लिए, हैंडल करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास ऑपरेटर्स, अभी हम ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। ऑपरेटर्स बहुत सारे हो सकते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, इसके अलावा लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स के अलावा रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। ये सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आप डिस्कस करते हो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। उसके अलावा आप डिस्कस करते हो मॉडुलस, इंक्रीमेंट, एडिशन इंक्रीमेंट, सॉरी एडिशन असाइनमेंट, सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट, डिवीजन असाइनमेंट, मॉडुलस असाइनमेंट, डिक्रीमेंट। ये बड़े ही इंटरेस्टिंग ऑपरेटर्स हैं। और ये जो प्लस इक्वल टू है ना, इसका मतलब है ए प्लस इक्वल टू 5 मीन्स ए इज इक्वल टू ए प्लस 5। इन सबको बारी बारी डिस्कस करते हैं। बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में क्या किया है, इंट ए एक वैल्यू है और उसमें आपने प्लस मल्टीप्लाई डिवीजन माइनस सब कुछ यूज कर लिया है। ए इक्वल्स टू 1 + 1 a इंटू 3 b डिवाइडेड बाई 4 c माइनस ए माइनस डी, और आपने रिजल्ट्स प्रिंट आउट कर लिए, ठीक है। फिर फ्लोटिंग पॉइंट के ऊपर भी सेम अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज किए हैं, पहले इंटीजर पे यूज किए थे,
यहाँ आपने क्या किया, डी ए 1 + 1 डी ए इंटू 3 डी बी डिवाइडेड बाई 4 डी सी माइनस ए डी डी माइनस, तो ये सारे आपने ऑपरेटर बेसिक यूज किए। अब मॉडुलस ऑपरेटर क्या होता है? मॉडुलस ऑपरेटर ये है कि आपने किसी भी वैल्यू को 10 से एक्चुअल में किसी भी वैल्यू को आपने डिवाइड करना होता है। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है उसको हम बोलते हैं कि ये मॉडुलस है। जैसे आप 10 को 42 पे डिवाइड करोगे, 42 को 10 पे डिवाइड करोगे, तो 10 4s are 40, लेकिन 4 ऊपर वाला आंसर नहीं होगा, बल्कि जो रिमाइंडर होगा वो आंसर होगा, और दैट इज 2.25 जो हमारा रिमाइंडर है। इस केस में x के अंदर रिमाइंडर आएगा ऑटोमेटिकली 2, और y केस में डबल है और पॉइंट है तो 2.25 रिमाइंडर आएगा। तो रिमाइंडर एक्चुअली मॉडुलस के अंदर यूज होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है इसके थ्रू हम बहुत ज्यादा ऑपरेशंस परफॉर्म करते रहते हैं। अब कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, जहां कहीं भी लिखा हो a प्लस इक्वल्स टू 4, इसका मतलब है a इक्वल्स टू a प्लस 4। जहां कहीं भी लिखा हो a डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू 2, तो इसका मतलब है a इक्वल्स टू a मॉडुलस डिवाइडेड बाय 2, a मॉडुलस ऑफ 2। ठीक है, एक्चुअल में डिवाइड ही होता है, मॉडुलस सिर्फ ये है कि वो रिमाइंडर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये इन ऑपरेटर्स को आपने याद रखना है। a प्लस इक्वल्स टू 5 मीन्स a इक्वल्स टू a प्लस 5। b मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 4 मीन्स b इक्वल्स टू b इंटू 4। c प्लस इक्वल्स टू a स्टैरिक b, इसका भी मतलब है c इक्वल्स टू c प्लस a स्टैरिक b। c मॉडुलस इक्वल्स टू 6 का मतलब है c इक्वल्स टू c मॉडुलस 6। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर मतलब आप किसी भी वैल्यू में ऐड कर रहे हो कोई वैल्यू, तो दैट मीन्स एक वैल्यू ऐड करोगे तो x प्लस प्लस, दैट मीन्स x प्लस प्लस इक्वल होता है x इक्वल्स टू x प्लस 1 के। डिक्रीमेंट होता है x माइनस माइनस, दैट इज x इक्वल्स टू x माइनस 1। तो ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, अब जैसे 42 है x इक्वल्स टू 42 और y इक्वल्स टू प्लस प्लस x, दैट मीन्स के पहले आपने इंक्रीमेंट करना है वैल्यू को, फिर आपने असाइन करना है, यानी 42 प्लस 1 दैट बिकम्स 43। सो y की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 43 हो जाएगी। ठीक है, y इक्वल्स टू प्लस प्लस एक्स, और यहाँ पर y की वैल्यू प्रिंट करने के वक्त 42 ही रहेगी। ऑफ कोर्स जब आप असाइन कर लोगे उसके बाद हम इसकी वैल्यू कह सकते हैं, इसकी वैल्यू 43 रहेगी। तो प्लस प्लस का मतलब है पहले असाइन करना फिर प्रिंट करना, और जो एक्स प्लस प्लस है इसका मतलब है प्रिंट करना और फिर इक्विवेलेंट असाइन करना और फिर उसके अंदर इंक्रीमेंट अप्लाई करना। ठीक है, सो बिटवाइज ऑपरेटर्स आर आल्सो इक्वली इंटरेस्टिंग। बिटवाइज यूनरी, नॉट, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और। एंड का मतलब है यहाँ पर सारे का सारा डाटा आपको बाइनरी फॉर्म में गिवन होगा, और अगर आपको इंटीजर में डाटा गिवन है तो आपने पहले उसको खुद ही बाइनरी में कन्वर्ट करना है। और बाइनरी में आपको पता है नॉट कैसे लगाते हैं, ऑटोमेटिकली सारा बाइनरी वर्ड ऑपोजिट हो जाता है, 0 1 में हो जाता है और 1 0 में। और उसके बाद बिट वाइज एंड जो है वो हम दूसरी वैल्यू के साथ एंड करते हैं, जब दोनों ऑन होते हैं तो ऑन हो जाता है, अदरवाइज एक या दोनों ऑफ होंगे तो ऑफ होगा। बिल्कुल इसी तरह से ये बिटवाइज ऑपरेटर्स चलते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स को हम बहुत डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि ये हमने इनको इतना यूज नहीं करना। उसके बाद है जी लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स को बिल्कुल हम देखेंगे और ये हम यूज भी करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स नॉर्मली होते हैं और एंड, ए और बी, ए एंड बी, और इस तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। इसका मतलब है दोनों ऑन हुए, ए इक्वल्स टू ट्रू, बी इक्वल्स टू फॉल्स। ए और बी का मतलब है ए या बी, ए या बी में से कोई भी ट्रू हुआ तो ट्रू होगा। ए एंड बी का मतलब है ए और बी दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा। और फिर उसके बाद ए एफ बार बी का मतलब है कि अगर ये दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा। इन दोनों के ऊपर आपने नेगेशन लगा लिया, ए एंड बी दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, उसका नेगेशन फॉल्स। और ए एंड नेगेशन ऑफ बी, जो भी आपका बी है उसके साथ नेगेशन लगाया और फिर एंड किया ए के साथ, तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली आपके पास ट्रू आएगा। नेगेशन ऑफ ए मीन्स फॉल्स, एक्सक्लेमेशन मार्क रिप्रेजेंट करता है कि नेगेशन है। नेगेशन ऑफ ए, ए एक्चुअल में आपके पास ट्रू है लेकिन जब आप नेगेशन ऑफ ए करोगे तो वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स का मतलब यही है कि हमने एंड और और को आपने देखना है कैसे अप्लाई होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ऑफ ए नंबर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन 10। एंड का मतलब है जब ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो तब आपने ट्रू बनाना है। अगर यही और हो जाता तो ये इसका मतलब होता है एक कंडीशन ट्रू होगी तो तब आप इसको हैंडल करोगे। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है एक्स इक्वल्स टू
5 यानी x को आपने कोई भी वैल्यू असाइन कर दी। क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर, और इसमें दो कंडीशंस होती हैं, एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2 कॉलन 3। अगर ये वाला एक्सप्रेशन फर्स्ट पार्ट ट्रू हो जाता है तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट होगा। आई विल रिपीट इट अगेन विद द एग्जांपल। रेशियो इक्वल्स टू डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 0, यानी अगर डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 हुआ तो फिर फर्स्ट पार्ट एग्जीक्यूट होगा, उसका रिजल्ट 0 आएगा। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर सेकंड पार्ट एग्जीक्यूट होगा, नंबर को आप डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करोगे। यहाँ भी देखें, यहाँ यूज हुआ हुआ है, ज़्यादा आसान है। यहाँ क्या है कि i इज लेस देन 0। इफ i इज लेस देन 0 तो -1। अगर i की वैल्यू 0 से छोटी हुई तो माइनस ऑफ i आप यूज करोगे, अदरवाइज जस्ट i। सो दिस इज टर्नरी ऑपरेटर। ऑपरेटर प्रेसिडेंस हम देखते हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होती है? प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स आप सबसे पहले हाईएस्ट प्रेफरेंस देते हो इन दोनों को। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है इक्वल टू का साइन, फिर उसके बाद प्लस, फिर हमने ये बिट वाइज ऑपरेटर नहीं देखे, और फिर एंड, और अकॉर्डिंगली आप इनको प्रेफरेंस देते हो। सो दिस वाज योर समथिंग रिलेटेड टू ऑपरेटर्स। ये बहुत ही आसान चीज़ है। आज हमने डाटा टाइप्स डिस्कस किए हैं और ऑपरेटर्स डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट टास्क है हमारा कि हमने कंट्रोल स्टेटमेंट्स डिस्कस करने हैं। ऑल्दो कि हम इनको मल्टीपल टाइम्स यूज करते रहे हैं, लेकिन वी हैव नॉट डिस्कस्ड देम इन फुल डिटेल। लाइक हमें कंप्लीट नहीं पता कि जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स आए हैं कौन कौन से, और हमने उनको कैसे एक्सेस करना है और कैसे यूज करना है। ठीक है। कंट्रोल स्टेटमेंट्स का मतलब है इसके अंदर हम यूज करेंगे इफ एल्स, एल्स इफ, या फिर इसके अलावा स्विच स्टेटमेंट्स। ये सारी चीजें विल बी द पार्ट ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप पूछें, अदरवाइज हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स पे जाते हैं। सब कुछ क्लियर है? कंट्रोल स्टेटमेंट्स वो होती हैं दैट यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन सी एंड सी प्लस प्लस। ये हमारे प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यूज होती हैं। मोस्ट कॉमनली जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स हम यूज करते हैं दे आर इफ, एल्स इफ या स्विच स्टेटमेंट्स। इसके अलावा आइटरेशन स्टेटमेंट्स आर आल्सो अ पार्ट ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स। हम उनको भी कह सकते हैं कि दे आर आइटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट्स। आइटरेशन स्टेटमेंट मींस डिफरेंट। फॉर एग्जांपल while are also the iterative control statement. First of all, let's start with the selection statements. What are actually the selection statements? Selection statements में popularly दो categories है, एक है if और दूसरी है switch की। If का मतलब है if there's a condition that means I have to go to the statement 1, else I need to go to the statement 2. So if condition के अंदर जो block है वो block हमें execute करवाना है। For example, if there are two values a comma b, if a is less than b, a equals to 0, else b equals to 0. So this is something related to if else, यानी आपने if में एक कंडीशन रखी, अगर वो ट्रू हो गई तो एग्जीक्यूट समथिंग, अदरवाइज आपने कुछ और एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद आगे क्या है कि जो भी नेस्टेड इफ है उसके अंदर आप इफ के अंदर मल्टीपल इफ रखते हो, इफ के अंदर दोबारा इफ, फिर दोबारा इफ, देन यू हैव यूज्ड एल्स। हर इफ के साथ इफ एल्स यूज होता है, इफ के साथ, हर इफ के साथ एक एल्स यूज होता है। आगे है इफ एल्स इफ के बाद आप कंडीशन लिखते हो, देन सेट ऑफ स्टेटमेंट एल्स इफ, यानी अगर पहली कंडीशन ना हुई तो सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन ना हुई तो थर्ड कंडीशन, और थर्ड ना हुई तो लास्ट कंडीशन। इफ एल्स इफ का मतलब ये है, इफ एल्स इफ और मल्टीपल इफ्स इनके दरमियान फर्क है। एल्स इफ में फर्क ये है कि एल्स इफ मल्टीपल कंडीशंस को टेस्ट करता है। अगर उनमें से पहली जो भी कंडीशन ट्रू हो जाती है उसके बाद वाली नीचे वाली कंडीशंस को वो टेस्ट नहीं करता। लेकिन मल्टीपल इफ्स अगर आपने यूज किए हैं तो वो हर इफ कंडीशन को टेस्ट करेगा। इफ दिस हो जाए, अगर दिस हो जाए, अगर दिस हो जाए, वो हर एक कंडीशन को टेस्ट करेगा। जबकि एल्स इफ के केस में, इफ एल्स इफ में, अगर ऊपर वाली कोई ये कंडीशन ट्रू हो जाती है उसकी बेस पे एग्जीक्यूशन हो जाती है, अगर कोई ट्रू नहीं होता तो फिर उसकी बेस पे एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट होता है। नेक्स्ट है स्विच स्टेटमेंट। अभी एक प्रोग्राम है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं, बल्कि स्विच स्टेटमेंट से पहले इफ एल्स को एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को। देयर इज अ क्लास और क्लास का नेम है इफ एल्स।
और हम यूज कर रहे हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मंथ मैंने इनिशियली डिक्लेयर कर दिया कि मंथ की वैल्यू है 4। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट एक वेरिएबल है दैट इज सीजन, और सीजन की टाइप है स्ट्रिंग। मैंने इफ में डिक्लेयर किया इफ मंथ इक्वल्स टू 12 और मंथ्स इक्वल्स टू 1 और मंथ इक्वल्स टू 2, देन राइट डाउन सीजन इक्वल्स टू विंटर। Else if months is 3 और months is 4 और months is 5, that means के season spring है। Else if month is 6, month is 7 और month is 8, then season is summer। Again, अगर ऐसा नहीं है, else if month is 9, 10 और 11, तो सीजन जो है वो ऑटम है। और क्या पता कि अगर किसी ने 1 से लेके 12 के दरमियान मंथ की कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं की, इसके अलावा कोई 50, 60, 70 वैल्यू इंसर्ट कर दिए, दैट मीन्स कि यहाँ पर मंथ की वैल्यू गलत इंडिकेट हुई हुई है, और एल्स के अंदर आपने लिख लिया सीजन बोगस मंथ, और फाइनली आप उस सीजन की वैल्यू प्रिंट कर रहे हो। सो आपने क्या किया, सिंपली एल्स इफ के थ्रू आपने मल्टीपल कंडीशंस लगाई हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये, अगर ये ट्रू ना हुई तो फलानी कंडीशन। लास्ट में है स्विच प्रोग्राम। इसी को हम सेम प्रोग्राम को स्विच के थ्रू भी इम्प्लीमेंट करेंगे। स्विच एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम डिफरेंट केसेस को स्टडी करते हैं, और कुछ कीवर्ड्स होते हैं स्विच के अपने, जैसे स्विच एंड देन वी यूज टू हैव इन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के अंदर फिर हम डिफरेंट केसेस लिखते हैं। हर एक केस को स्टार्ट करने के लिए हम केस, वैल्यू, और हर एक केस को ख़त्म करने के लिए हम ब्रेक यूज़ करते हैं, और डिफ़ॉल्ट केस के साथ आप डिफ़ॉल्ट पार्ट मेंशन करते हो। दिस इज़ हाउ एक्चुअली यू टेक केयर ऑफ डिफरेंट स्टेटमेंट्स। एक स्विच का प्रोग्राम यहाँ देखते हैं, और इसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, और देन वी विल प्रैक्टिकली राइट कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। सो क्लास सैम्पल स्विच, इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है और फॉर लूप चल रही है i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 6 और i प्लस प्लस। स्विच ऑफ i, केस 0 क्या कह रहा है, यानी i की वैल्यू 0 भी होगी, 1 भी होगी, 2 भी होगी और 3 भी होगी, 4 5 तक जाएगी और मैक्सिमम 6 से बच जाएगी। उसके बाद आपने स्विच ऑफ i पास किया है। स्विच ऑफ i में आपने i की वैल्यू रखनी है, और i की वैल्यू 0 से लेके 5 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। अकॉर्डिंगली आपने केसेस बनाए हैं। केस 0 होता ही है कि हर दफ़ा इस i और केस की वैल्यू कंपैरिजन में चलती है। जब केस 0 होगा तो ऑटोमेटिकली जब i 0 होगा तो केस 0 एग्जीक्यूट होगा, जब i 1 होगा तो केस 1 एग्जीक्यूट होगा, और जब i की वैल्यू 2 होगी तो केस 2 एग्जीक्यूट होगा, जब i की वैल्यू 3 होगी तो केस 3 एग्जीक्यूट होगा। सिमिलरली ये प्रोसेस कंप्लीट होता है और आपके पास अपना आउटपुट आता है। अब आपका किसी का क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आस्क, वरना हम इनको कंपाइलर पे प्रैक्टिकली 2-4 प्रोग्राम इफ एल्स इफ और स्विच के लिखेंगे। क्लास किसी का कोई क्वेश्चन है?